मैं नहीं मानती इन बेतुकी कहानियों को, जया ने ड्राइवर से कहा जब जीप पथरीले रास्तों पर झटके खा रही थी। मैडम, आप चाहे जो सोचें, लेकिन अमावस्या की रात यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता, ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा। चारों ओर हरियाली और घना जंगल था, लेकिन बीच बीच में वीरानी कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। जब जीप गांव के पास पहुंची तब सूर्य ढल रहा था। गांव के लोग जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर रहे थे। ये तो शहरों से बिल्कुल अलग है, जया ने कैमरा ऑन करते हुए खुद से कहा। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, सामने आया और बोला, तुम वो लड़की हो जो हवेली की बात जानने आई हो? वापस लौट जाओ, कुछ चीजें जानना श्राप होता है। जया ने बूढ़े आदमी की बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसके शब्दों में कुछ तो ऐसा था जिसने उसे थोड़ी देर के लिए सन्न कर दिया। श्राप होता है, ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। गांव में उसकी रहने की व्यवस्था एक पुरानी सी कोठरी में की गई थी, जो पंचायत भवन के पास थी। रात का खाना आरव नाम के एक स्थानीय युवक ने उसे पहुंचाया। वो गांव के स्कूल में पढ़ाता था और सबसे अलग थलग सा रहता था। आपको यहाँ अकेले घूमते देख सब डर जाएंगे, आरव ने कहा। क्यों, ये गांव इतना डरपोक है क्या? जया ने चुटकी ली। आरव गंभीर हो गया। डरपोक नहीं, समझदार हैं। वर्मा हवेली को आप जितना पुराना और टूटा फूटा मान रही हैं, वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों, आपने कुछ देखा है वहां? आरव ने चुपचाप उसकी ओर देखा, एक लंबी सांस ली। मैंने नहीं, मेरी बहन ने देखा था 3 साल पहले। वो अब नहीं रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। जया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। मैंने भी पहले नहीं माना, लेकिन एक रात, अमावस्या की रात, मैंने खुद सुना उस हवेली से किसी लड़की के चीखने की आवाज, और तब से हर अमावस्या को वो आवाज दोहराई जाती है। जेल में चले गए और बाहर झांका। हवेली कितनी दूर है यहाँ से? सिर्फ आधा किलोमीटर, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। जया मुस्कुराई, तो फिर मैं वो पहली बनूंगी। अगली सुबह जेल में अपना कैमरा तैयार किया और आरव को साथ चलने को कहा। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन अंत में मान गया, बस एक शर्त पर, अगर सूरज ढलने से पहले हम वापस नहीं आए तो हम बर्बाद हैं। पेड़ों के बीच से जाते हुए वे दोनों वर्मा हवेली की ओर बढ़े। रास्ता वीरान था और हवेली जैसे हर कदम पर करीब आती जा रही थी। और फिर वो दिखी, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुईं और दरवाजा जैसे किसी ने बलपूर्वक बंद किया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हवेली के दरवाजे पर लाल सिंदूर से एक बड़ा त्रिकोण बना था, जिसके बीचों बीच किसी का नाम लिखा था। जेल में चले जोर जोर से धड़क रहा था। कैमरे की लाइट ऑन थी और रिकॉर्डिंग चालू। ये नाम सावित्री कौन हो सकती है? जया ने धीरे से कहा। आरव कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ हवेली के दरवाजे को घूर रहा था, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भरोसे की कमी थी। जेल में दरवाजे पर हाथ रखा। क्या कर रही हो? आरव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। खोलने की कोशिश। अंदर जो भी है हमें जानना होगा। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन ज्यादा भारी नहीं था। एक हल्का सा धक्का और वो चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, घना गाढ़ा अंधेरा। जेल में टॉर्च से रोशनी की। चारों ओर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने कदम न रखा हो। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, कुछ अधजले, कुछ बिखरे हुए। एक तस्वीर पर जया की नजर पड़ी। एक औरत, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर बिंदी और मुस्कुराता चेहरा। नीचे नाम लिखा था, सावित्री वर्मा, 1925। क्या ये वही सावित्री है? जया ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। संभव है, लेकिन उसकी मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तभी एक झोंका हवा का आया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। जेला को लगा किसी ने उसकी गर्दन के पास फूंक मारी हो। तुमने महसूस किया? उसने पूछा। आरव कांपते हुए बोला, यहाँ कुछ है, हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कांच टूटने की आवाज आई। जेला ने टॉर्च ऊपर घुमाई और कुछ सेकंड के लिए वो दिखा। एक साया, सफेद साड़ी में, बाल खुले और आंखें सीधी कैमरे की ओर। और फिर वो गायब हो गया। जेल में कांपते हाथों से कैमरा बंद किया। मैंने उसे देखा। आरव के चेहरे पर हवेली की सर्द हवा से ज्यादा किसी डरावनी याद की परछाई थी। मैंने भी 3 साल पहले, और मेरी बहन ने भी उसी रात उसे देखा था। और अगली सुबह उसकी लाश कुएं में मिली थी। हवेली के दूसरे कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर ताला जड़ा था। जया की नजर उस पर पड़ी और उसने बिना समय गवाए एक लोहे की रॉड से ताला तोड़ दिया। अलमारी के अंदर कुछ जले हुए कागज, पुराने कपड़े और एक छोटी सी चमड़े की डायरी रखी थी, धूल से सनी लेकिन सही सलामत। सावित्री वर्मा नाम पहली ही पन्ने पर लिखा था। जेल में डायरी उठाई और टॉर्च की रोशनी में पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, 1 अक्टूबर 1947, आज मेरी शादी तय हो गई वर्मा साहब से। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन माँ कहती है यही किस्मत है। इस हवेली में मैं अकेली हूँ। नौकर चाकर हैं, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता। शायद यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो दिन के उजाले में सोता है लेकिन रात होते ही जाग जाता है। आरव ने डायरी झपट कर देखा। 1947,
मतलब ये डायरी आज़ादी के समय की है और इसमें जो कुछ है वो हमें बताने वाला है कि इस हवेली में क्या छुपा है, जया ने कहा। उन्होंने अगले कुछ पन्ने पलटे। धीरे धीरे सावित्री की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 14 नवंबर 1947 रात में फिर वही आवाजें। कोई मेरे कमरे के बाहर धीमे धीमे गुनगुना रहा था। मैंने झांका, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बगल के आईने में देखा। वो मेरे पीछे खड़ी थी, मैं खुद, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। आरव कांप गया। ये औरत धीरे धीरे किसी और की हो रही थी, या शायद कोई उसकी जगह ले रहा था। जेल में आखिरी पन्ना खोला, वहां कुछ नहीं था सिवाय एक शब्द के, कुआं। तभी हवेली के पिछले हिस्से से जोर की खटखटाने की आवाज आई। जया और आरव दौड़े उस दिशा में। एक टूटी खिड़की से झांका बाहर एक पुराना कुआं था, झाड़ियों के बीच छुपा हुआ, और उसके पास कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में, उसी साये जैसी आकृति। लेकिन इस बार वो उन्हें देख रही थी, सीधा, जैसे वो चाहती हो कि वे आएं। रात उतर आई थी। आसमान पर तारे नहीं, बस काले बादल थे। हवेली की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, हर सांस के साथ एक सर्द झोंका। जया और आरव टॉर्च की रोशनी में हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे। कुआं अब साफ दिख रहा था, पुराना, ईंटों से बना, कुछ हिस्सों पर काई जमी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात, कुएं के मुहाने पर सिंदूर की एक लंबी रेखा खींची गई थी और उसके ठीक बीचों बीच एक टूटी हुई चूड़ियां रखी थीं। जेल में से झुकी। ये चूड़ियां किसी की जलने से पहले की निशानी लगती हैं। आरव की नजर कुएं के अंदर गई। उसने टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन रोशनी कहीं जा ही नहीं रही थी। जैसे कुआं अंधेरे से भरा नहीं था, बल्कि अंधेरा खुद उसमें जन्म लेता था। तभी एक तेज झटका, जैसे किसी ने नीचे से खींच लिया हो। आरव पीछे गिर पड़ा। कुछ है नीचे, कुछ हिला। जेल में जल्दी से कैमरा ऑन किया और कुएं के मुहाने से झांका। और फिर एक हाथ, सड़ा हुआ, जला हुआ, खून और राख से सना, धीरे धीरे कुएं के किनारे पर चढ़ता हुआ। जेल में निकलते निकलते रह गई। कैमरा कांप रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। हाथ गायब हो गया, लेकिन कुएं के अंदर से एक आवाज आई, धीमे सुर में, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। सो जा रानी, गहरी नींद में, कुएं में छुपा है तेरा सपना। आरव ने कांपते हुए कहा, ये वही गाना है जो मेरी बहन सुनती थी मरने से पहले। जेला के हाथ में अब सावित्री की डायरी थी। उसने एक बार फिर आखिरी पन्ने की ओर देखा। अब वहां कुछ और लिखा था। वो पहले नहीं था, किसी ने अभी लिखा था। सिर्फ 3 शब्द, तुम अगली हो। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजने की ओर इशारा कर रही थीं। हवेली के कोनों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे दीवारें खुद सावधान कर रही हों। जया और आरव हवेली से बाहर आकर पंचायत भवन के कमरे में लौट आए थे, लेकिन नींद कहीं नहीं थी। जया की आंखें बार बार डायरी के आखिरी शब्दों पर टिक जाती थीं, तुम अगली हो। आरव दरवाजे के पास बैठा था, एक डंडा हाथ में लिए। उसकी आंखें चौकन्नी थीं, लेकिन चेहरा थका हुआ। जया, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। जेल में उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिद दिखी। मैं अब पीछे नहीं हट सकती। जो कुछ मेरी आंखों के सामने घट रहा है वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक अधूरी कहानी है, और मैं उसे खत्म करके ही जाऊंगी। ठीक उसी वक्त कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। एक सर्द हवा का झोंका आया और साथ में वही गुनगुनाहट, सो जा रानी। जया ने खिड़की से झांका। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई वहीं खड़ा था, उसके बहुत पास। तभी डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे और फिर रुक गए एक पन्ने पर जो पहले कभी नहीं दिखा था। उस पर लिखा था, मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरी आत्मा जला दी गई। वो मुझे इस हवेली में कैद करना चाहता था, लेकिन मैं लहू बन गई, चीख बन गई, और अब मैं हर उस औरत के जहन में लौटती हूं जो सच जानना चाहती है। जेल में कांपते हाथों से पूछा, तुम कौन हो? और फिर आईना धुंधला हो गया। उसमें जया का अक्स गायब था और उसकी जगह एक जली हुई औरत का चेहरा दिखा बिल्कुल पास से। मैं सावित्री हूं और अब तू मेरी कहानी का हिस्सा है। जया चीखकर पीछे हटी। आरव दौड़ा। क्या हुआ? जेल में अपनी आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं और उसके होठों से वो लोरी निकल रही थी, सो जा रानी। अब जया सिर्फ देखने वाली नहीं रही, वो खुद कहानी का हिस्सा बन चुकी है। आरव जया को जोर से झकझोर रहा था, जेलम, देखो मेरी तरफ, ये तुम क्या गा रही हो? लेकिन जया की आंखें ठंडी थीं, जैसे कोई और उसमें समा चुका हो। उसके होठों से वही लोरी बार बार निकल रही थी, सो जा रानी। गहरी नींद में फिर उसकी आवाज बदल गई, नरम से भारी, औरत से किसी और चीज में। अब तू जाग नहीं सकती आरव, तू भी गवाह बनेगा उसकी वापसी का। आरव 2 कदम पीछे हटा। ये जया नहीं है, ये कोई और है। तभी जया आया। अब जो कुछ भी उसमें था ने आंखें बंद कीं और जमीन पर बैठ गईं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर लगी तस्वीरें कांपने लगीं। और फिर जया ने बोलना शुरू किया, लेकिन ये उसकी आवाज नहीं थी, ये सावित्री की आत्मा थी। मैं बताऊंगी सब कुछ। उन्होंने मुझे जला दिया, जिंदा। वर्मा साहब, उन्होंने मेरे प्यार को पाप कहा।
मेरी आत्मा उस दिन से इस हवेली में कैद है। हर अमावस्या को मैं लौटती हूँ एक नए शरीर की तलाश में। आरव कांप रहा था, लेकिन उसने सवाल पूछा, तुम अब जया के साथ क्या करोगी? जो उसने शुरू किया है उसे वही खत्म करेगी। मेरी कहानी अधूरी है और अब उसकी सांसों से पूरी होगी। फिर जया बेहोश हो गई। आरव ने उसे बाहों में उठाया और पानी के छींटे मारे। कुछ मिनट बाद उसने आंखें खोलीं। क्या हुआ? जेल में आवाज में पूछा। आरव ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, तुम्हें नींद आ गई थी। लेकिन जया के माथे पर कुछ अजीब सा था, सिंदूर की हल्की रेखा, जो वहां पहले नहीं थी। उस रात जेल में सपना देखा, वो उसी हवेली में है। आग जल रही है और कोई उसे जिंदा जलाने के लिए घसीट रहा है। और सामने सावित्री खड़ी है, मुस्कुराती हुई, अब तू मुझे जिएगी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। जया की आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसका शरीर पत्थर हो चुका है, भारी, थका हुआ और अजनबी। आरव बाहर खड़ा था, उसे देख रहा था, लेकिन नजरों में अब भी शक था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। शायद, हाँ, जया ने जवाब दिया, लेकिन वो अपनी ही आवाज पहचान नहीं पा रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी हुई। आईने में वही चेहरा था, लेकिन आंखें, उनमें कुछ बदल चुका था। उनमें अब कोई और झांक रहा था। उसी दिन दोपहर को जया गांव के मंदिर गई। पंडित रामदीन वहीं था, जैसे उसे पता हो कि जया आने वाली है। उसने जया को देखते ही कहा, तू अब वो नहीं रही जो कल थी। जया सन्न रह गई। आपको कैसे पता? पंडित ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी। क्योंकि सावित्री लौट आई है, और वो सिर्फ हवेली की आत्मा नहीं, वो अब तुम्हारे शरीर की सांस बन चुकी है। ये श्राप है और उसका अंत भी तुम्हारे हाथ में है। जेल में पूछा, ये सब कैसे शुरू हुआ? सावित्री को जलाया क्यों गया? पंडित ने एक पुराना संदूक निकाला। उसमें से उसने एक पुराना दस्तावेज निकाला, पीला जला हुआ। सावित्री वर्मा और गांव के एक साधु अघोरनाथ के बीच रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन वर्मा साहब को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने उसे पवित्रता के नाम पर जिंदा जला दिया, हवेली के पीछे उसी कुएं के पास। लेकिन मरते समय सावित्री ने श्राप दिया, हर उस आत्मा को जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी, मैं अपना माध्यम बनाऊंगी। जेले की आंखें डबडबा गईं। मतलब, मैं अगली हूं? पंडित ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन इसका अंत है। अगर तुम सावित्री की राख को कुएं से निकालकर मंदिर में जलाओ तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन अगर तुम चूकी तो वो तुम्हारे शरीर को हमेशा के लिए ले लेगी। उस रात हवेली फिर पुकारने लगी। जया तैयार थी, कमर में कैमरा, हाथ में टॉर्च और दिल में डर नहीं, एक मकसद था। वो आखिरी बार हवेली के भीतर कदम रखने जा रही थी।